अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम एयरलिंक की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे 2026 के लिए। काफ़ी लोगों का फेवरेट स्टॉक है, ग्रोथ कंपनी है और इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिसको आज हम देखेंगे इस वीडियो में। एयरलिंक इज़ अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी, तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, बहुत ज़्यादा नई चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। इसको एंड तक देखिएगा वीडियो को। मैंने इसके अंदर एक छोटी सी नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराई है। मैंने इसके अंदर कंपैरिजन क्रिएट किया है और एक समरी क्रिएट की है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट जो जो कंपनीज़ होंगी अगर उनके अंदर गुंजाइश हुई इस चीज़ की करने की तो फिर मैं इसको ऐड कर लूँगा अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो आएँ इस कंपनी को देखते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि मैं इसको किस तरह से अप्रोच कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए बाद में आसानी हो जाए, तो आगे आपको पता हो कि हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर। तो हम इसको इस तरह से देखेंगे कि हम क्या करने वाले हैं, हम कैसे करने वाले हैं और फिर हम जो एक्चुअली में चीज़ें कर रहे हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। तो टॉकिंग अबाउट अप्रोच, मुझे याद आया एक पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जनवरी के एंड में मैंने इस मॉडल पे काम करना शुरू किया था, तो उस वक्त मेरी एक वन वन कंसल्टेशन हो रही थी एक क्लाइंट के साथ। वो हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर भी हैं बाय द वे। तो वो अपना पोर्टफोलियो डिस्कस कर रहे थे मेरे साथ और कुछ गाइडेंस ले रहे थे। तो उस पे उन्होंने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा कि सर आप जो ये फाइनेंशियल मॉडल्स बनाते हैं तो क्या इनकी अप्रोच एक ही होती है कि आप हमेशा रेवेन्यू से शुरू करें और उसके बाद आप लेकर आएँ, आपका फार्मूला लाइक जो प्रिंसिपल है वो सेम होता है? तो उन्हें मैंने यही चीज़ बताई थी कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको मॉडलिंग जो करनी है वो तो सिंपल नंबर्स रन कर देना, लेकिन उससे पहले आपके पास एक अप्रोच होनी चाहिए कि आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर ये बड़ी अच्छी उसकी एग्जांपल आ गई। तो अली भाई अगर आप देख रहे हैं तो ये वही चीज़ है जो मैं आपको उसको समझा रहा था कॉल पे कि हर चीज़ की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ज़ाविया अलग होता है। तो एयरलिंक को हम थोड़े डिफरेंट तरीके से अप्रोच करेंगे। जस्ट जो हमने पुराने मॉडल्स किए थे उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा ये मामला, क्योंकि इसकी कंपनी थोड़ी सी मुख्तलिफ है और अगर मैं इसको डायरेक्ट नेट प्रॉफिट की तरफ से लेकर आऊँगा, अप्रोच करूँगा तो फिर बहुत सारे नुआंसेस मिस हो जाएंगे। तो जब हम करेंगे तो फिर आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बट ये एक अच्छा लेसन है याद रखने के लिए कि जब भी आप वैल्यूएशन करें कंपनी को अलग तरीके से देखें और उसकी प्रॉब्लम जो है जो आप सॉल्व करना चाह रहे हैं उसके लिए बेस्ट राउट तलाश करें कि यार ये तरीका सही नहीं है, अगर मैं इसको इस एंगल से अप्रोच करूँगा तो ये मेरे लिए अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। तो ये एक छोटा सा नोट था, एक छोटा सा लेसन था। तो हम इसको किस तरह से कर रहे हैं, हम इसको ग्रॉस मार्जिन्स जो है ना वहाँ से देखेंगे, क्योंकि जैसे आप आगे चल के देखेंगे तो इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो मार्जिन्स के अंदर थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है। और हम इनकी प्रोडक्ट मिक्स को देखेंगे। ये ऐसी चीज़ है जो शायद आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी कहीं पे भी इन्फॉर्मेशन, ये बहुत हिडन इन्फॉर्मेशन है और इसको निकालने में भी मुझे बहुत परेशानी, जैसे मैं आपको बताया मैं जनवरी से इसके मॉडल पे काम कर रहा हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा है मुझे। और उसके बाद मैं आपको ये भी एक डिस्क्लेमर दे दूँगा, इसके अंदर कुछ हैं जो आउटराइड अजम्पशंस हैं जिनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो हमने प्योरली अजम्पशंस ली हैं। उसको मैं आपको बता दूंगा क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं थी तो हमें लेनी पड़ी अजम्पशंस। अलबत्ता मैं आपको डिस्क्लेमर बता दूंगा जब मैं उस जगह पे पहुंचूंगा। तो अच्छा, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एयरलिंक करती क्या है। तो एयरलिंक के दो डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस हैं जिसको ये सेगमेंट में डिवाइड करते हैं अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के अंदर। एक तो इनका असेंबली का बिजनेस है जिसके अंदर ये चीज़ें लोकली तौर पर असेंबल करते हैं, और एक इनका डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटेल का बिजनेस कहलाता है जिसके अंदर इनके बहुत सारे स्टोर्स हैं। लकी वन पे भी एक बड़ा स्टोर है इनका कराची के अंदर, और भी मुल्क में बहुत सारे इनके स्टोर्स हैं जो कि ये रिटेल जो है वो उसको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की। तो ये दो डिफरेंट टाइप के रेवेन्यू सेगमेंट्स हैं, इनके हम दोनों को अलग अलग डील कर लेंगे। अच्छा, अब एयरलिंक बनाता क्या है, बेचता क्या है, तो इनको हम तीन ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये कि स्मार्टफोन्स बनाता है, दूसरा एलईडी टीवीज बना के बेचते हैं, और तीसरा अब लैपटॉप्स के सेगमेंट में ये आ रहे हैं। लेकिन लैपटॉप्स इस वक्त इंपोर्टेड यूनिट्स ही हैं तो बना के नहीं बेच रहे, आगे उनके प्लान्स में शामिल है। लेकिन फिलहाल ये लैपटॉप इंपोर्ट करते हैं और उसको एज इट इज़ बेच देते हैं। उसके अलावा ये अभी होम अप्लायंसेस में भी जाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी उसके अंदर कोई ऐसी मटीरियल चीज़ें नहीं है जिसको हम यहाँ पे अपने मॉडल के अंदर शामिल करें। अच्छा, अब बात आ जाती है कि एयरलिंक के साथ क्या हो रहा है, एयरलिंक के अंदर चेंजेस क्या आ रही हैं जिसकी वजह से हम ये अपसाइड कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनकी तीन जगहों पे चेंजेस आ रही हैं। पहले तो इनकी टॉप लाइन जो वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ है ना उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं, हम देखेंगे उसको। सेकंड नंबर पे इनकी मार्जिन्स के अंदर चेंजेस आ रही हैं, क्यों आ रही हैं वो भी हम देख लेंगे। और तीसरा जो है इनका टैक्स रेट फ़र्क पड़ने वाला है जिसकी वजह से इनकी टारगेट प्राइस में ऊपर नीचे चीज़ें हो रही हैं। तो हम तीनों चीज़ों को अलग अलग देख लेंगे। लास्ट में अगर मुझे याद रहा तो क्लोजिंग रिमार्क्स में अपने दे दूंगा और आरिफ हबीब की रिपोर्ट के साथ इसको कंपेयर भी कर लूँगा जैसे हमने एफएफसी में किया था। चलिए जी, फिर मॉडल शुरू करते हैं। सबसे ऊपर हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन लिख ली जो तकरीबन 69 बिलियन की है। नंबर ऑफ शेयर्स लिख लिए, करंट प्राइस हमने लिख ली। करंट प्राइस आजकल मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हुई भी है तो हो सकता है ये ऊपर नीचे हो जाए, बट यू नो व्हाट टू डू। सबसे पहले चले हम शुरू करते हैं स्मार्टफोन की कैटेगरी को। तो मैंने तीनों जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अलग अलग लिख लिया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं अप्रोच करूँगा प्रोडक्ट मिक्स के हिसाब से, तो प्रोडक्ट को मैंने अलग अलग कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या किया है और क्या क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं।
सबसे पहले तो 2024 और 25 का डेटा भी मैंने इसके अंदर लिख लिया है ताकि मैं आपको समझा सकूँ। 2026 जो ई है ये हम एस्टिमेट कर रहे हैं, ये यहाँ पर आ गया। तो 2024 के अंदर जो स्मार्टफोन्स की इनकी कैपेसिटी थी वो थी 4.2 मिलियन, उसको उन्होंने 76% यूटिलाइज किया, 3.19 मिलियन यूनिट्स इन्होंने बनाए। 2025 के अंदर ये कैपेसिटी इंक्रीज कर दी इन्होंने 4.2 से 4.7 मिलियन कर दी, लेकिन यूटिलाइजेशन इस बार इन्होंने कम की 60% और सिर्फ 2.8 मिलियन यूनिट्स बनाए। तो इनकी मैनेजमेंट जो कहती है कि हम कितने यूनिट्स बनाते हैं, हम ये किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, ये इस तरह से डिटरमाइन करते हैं कि मार्केट डिमांड क्या है। तो ये कैपेसिटी को यूटिलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते, ये इस तरह से देखते हैं कि हमारे पास कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन हमारी जो डिमांड आ रही है मार्केट की हम उसी हिसाब से प्रोडक्शन करेंगे। तो अब मैं इसको 2026 में एस्टिमेट कर रहा हूँ कि कैपेसिटी तो इनकी वही है, वो तो एक्सपैंड नहीं हुई है इस साल, वो 4.7 मिलियन यूनिट्स ही है। मेरी अजम्पशन ये है कि ये 2.995 या 3 मिलियन यूनिट से करीब बना लेंगे। कोई अजम्पशन का कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने दोनों की एवरेज ले ली है इसके अंदर, क्योंकि एक दफ़ा थोड़ा ज़्यादा बनाए, एक दफ़ा इन्होंने कम बनाए बेस्ड ऑन डिमांड। तो डिमांड जो है वो इसी के आसपास ही घूम रही है, तो इस वजह से मैंने इसको 3 मिलियन यूनिट्स अज्यूम कर लिया। जैसे मैंने आपको कहा इसके अंदर काफ़ी सारी अजम्पशंस होंगी, लेकिन सबका रीज़न मैं आपको बताता रहूँगा। कुछ जो होंगी वो कंप्लीट आउटराइट अजम्पशंस होंगी जिसकी कोई लॉजिक नहीं होगी, लेकिन मैं वो भी आपको बता दूंगा कि मैंने क्यों लिया। चलें अब आ जाते हैं टीवीज़ के ऊपर। टीवीज़ का सेगमेंट 2024 में एग्जिस्ट नहीं करता था, 2025 में शुरू हुआ है। 1,80,000 की कैपेसिटी है, लेकिन इन्होंने सिर्फ 5% की यूटिलाइजेशन की है और तकरीबन 9,500 यूनिट्स बना के बेचे हैं 2025 के अंदर। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये टीवी की मार्केट को टेस्ट कर रहे थे और अब तक के रिजल्ट्स इनके सक्सेसफुल आए हैं और आगे इनका प्लान ये है कि इसको एक्सपेंड करेंगे। मैंने अज्यूम किया है कि जब चूँकि इनकी एक्सपेंशन अब शुरू होगी और मार्केट पेनिट्रेशन करना शुरू करेंगे, तो तकरीबन 25 से 30% के बीच में मार्केट अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज करना शुरू कर देंगे और ऐसा ऐसा जैसे मार्केट पेनिट्रेशन होती रहेगी तो फिर ये कैपेसिटी की यूटिलाइजेशन को बढ़ाते रहेंगे डिपेंडिंग ऑन डिमांड ऑफ कोर्स। तो मैंने अज्यूम किया है कि तकरीबन 47,000 यूनिट जो है ना ये बेच देंगे, इसको 4x कर देंगे इस नंबर को ये। अच्छा अब आ जाते हैं लैपटॉप्स पे। यूनिट्स जो है वो इंपोर्ट होंगे, इसकी कोई वो नहीं है, तकरीबन 20,000 के करीब मैंने रखा है कि यूनिट्स इंपोर्ट करेंगे ये, और चूंकि ये मार्केट टेस्टिंग फेज़ के अंदर ही होंगे तो इस वजह से मैंने ये नंबर अज्यूम किया। अच्छा अब हम आ जाते हैं कि इन जो ये प्रोडक्शन करेंगे, हमने तीनों की प्रोडक्शन अज्यूम कर ली है कि इसके स्मार्टफोन के 3 मिलियन यूनिट्स करेंगे, इसके 47,000 करेंगे, इसके 20,000 करेंगे। तो अब हम इसको इस तरह से अप्रोच करते हैं कि यूनिट्स हमारे पास आ गए, अब हम इनका रेवेन्यू निकालने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे पास टॉप लाइन पूरी आ जाए। तो टॉप लाइन निकालने के लिए हमें चाहिए एवरेज प्राइस, ताकि हम उसको यूनिट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाए। अब एवरेज प्राइस निकालने के लिए मैंने थोड़ी सी एडिशनल वर्किंग की है इनकी। तो मैं पुरानी रिपोर्ट्स पे इनके गया हूँ, 2024 के डेटा से मैंने स्मार्टफोन का डेटा निकाला है और टीवी का डेटा जो है मैंने 2025 से निकाला है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली आपको ये बात समझ आ गई होगी, जैसे मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया कि 2024 के अंदर टीवीज़ का इनका सेगमेंट एग्जिस्ट नहीं करता था और 2024 में इनका स्मार्टफोन का डेटा एग्जिस्ट करता था। क्योंकि ये बिल्कुल क्लीन डेटा था, सिर्फ इसमें स्मार्टफोन से, तो इट मेक सेंस कि हम 2024 का डेटा ले लें स्मार्टफोन से और 2025 का डेटा टीवीज़ में वहाँ से ले लें। तो 2024 के अंदर असेंबली रेवेन्यू जो इनका हुआ था स्मार्टफोन्स की ही थी उस वक्त, तो 93 बिलियन हुआ था। प्रोडक्शन इन्होंने यूनिट्स के थे 3.2 मिलियन, तो रेवेन्यू आ गया इनका तकरीबन 29,000। तो मैंने इसकी प्राइस 30,000 अज्यूम कर लिया कि थोड़ी बहुत 2-2.5% जो है वो चीज़ें महंगी हो गई होंगी, लेकिन दिस प्राइस रिप्रेजेंट्स कि इनका जो बहुत सारे स्मार्टफोन्स हैं उसमें से जो एवरेज प्राइस बिकती है इनकी वो 30,000 के करीब बिकती है। अब आ जाते हैं हम टीवीज़ के ऊपर। टीवीज़ की भी इसी तरह से मैंने वर्किंग की है। टीवीज़ की जो असेंबली रेवेन्यू था ये 666 मिलियन आया था, ये मैंने ड्राइव किया है 70,000। ये फाइनेंशियल बुक्स में इस तरह से नहीं रिप्रेजेंट होता, तो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, बट दिस इज़ द बेस्ट दैट वी कैन डू गिवन द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। ओवरऑल जो है ना ये ओवरऑल रेवेन्यू लिखते हैं, ये अलग से नहीं लिखते, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है इसके अंदर। तो 70,000 मैंने इसके अंदर अज्यूम किया है कि इनकी टीवी की प्राइस है, विच ऑल्सो मेक सेंस, इतनी तो होते हैं टीवी, तो इसको हम 70,000 अज्यूम कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे अब जो तीसरी है ना वो आउटराइट अजम्पशन है लैपटॉप की, क्योंकि लैपटॉप अभी तक यहाँ पे नहीं आए, तो जब ये इंपोर्ट करके उसको बेचेंगे तो उसकी क्या बुक्स के अंदर रिफ्लेक्शन होगी तब हमें पता चलेगा। तो मैं इसको 1 लाख अज्यूम कर रहा हूँ, बट दिस इज़ एन आउटराइट अजम्पशन, ठीक है, इसकी कोई बेसिस नहीं है। जो एवरेज प्राइस मार्केट के हिसाब से रिसर्च वगैरह करके मैंने 1 लाख रुपए लिख दिए कि इनके जो लैपटॉप्स हैं वो ऑलमोस्ट 1 लाख की मार्केट प्राइस पे बिक रहे होंगे। दिस इज़ अ रीजनेबल अजम्पशन इन माई परस्पेक्टिव। आप लोग डिसएग्री कर सकते हैं इसको चेंज करके। तो अब क्या पोजीशन आ गई हमारी टॉप लाइन की कि स्मार्टफोन्स के ये तकरीबन 3 मिलियन यूनिट्स बेचेंगे 30,000 की प्राइस पे, इससे रेवेन्यू इनका जनरेट होगा 89 बिलियन, और टीवी से होगा 3 बिलियन और लैपटॉप से होगा तकरीबन 2 बिलियन के करीब। सबको ऐड कर लें तो 95 बिलियन रेवेन्यू इनका जनरेट हो जाएगा फ्रॉम देयर असेंबली बिजनेस, ठीक है। अब हम आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल के ऊपर। जो शुरू मैंने आपको बताया था कि इनके 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस हैं, तो असेंबली का हमने रेवेन्यू कैलकुलेट कर लिया। अब हम आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटेल के अंदर इनके स्मार्टफोन्स ही बिकते हैं और वो हम
इनकी बड़ी ना स्टेबल टाइप की एक ग्रोथ आती है। तो पिछले नंबर्स के साथ मैंने कंपेयर करके एक एवरेज ग्रोथ अज्यूम की है कि पिछले सालों से जिस तरह से ट्रेंड ऊपर जा रहा है उसी ट्रेंड के हिसाब से अगर ये रखते हैं तो 1.5 मिलियन यूनिट्स ऑफ मोबाइल ये बेच देंगे अपने डिस्ट्रीब्यूशन या रिटेल के थ्रू। उसकी एवरेज प्राइस तकरीबन वही 30,000 होगी क्योंकि मोबाइल की प्राइस सेम है। तो 45 बिलियन रुपीज़ का ये यहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे। तो अगर हम दोनों सेगमेंट्स की रेवेन्यू को जमा कर लें तो उनके पास आ जाता है 140 बिलियन रुपीज़ रेवेन्यू फॉर द एंटायर ईयर। ये हमने लिख दिया यहाँ पे 140 बिलियन का इनका रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। अब हम अपने मेन इनकम स्टेटमेंट की तरफ समझ लें, आना शुरू हो गए। अच्छा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, अब ये जो है ना ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है इनका, ये मैं आपको बताता हूँ। इनकी जो ज़्यादा ये बिजनेस इस तरह का आप समझने की कोशिश करिएगा कि जितनी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है ना वही इनकी मेजर कॉस्ट्स होती हैं। बाकी आप देखेंगे ना वो इनकी ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती, लेकिन जो बनाने में इनको जो खर्चा लगता है ना वही इनकी मेजर कॉस्ट्स होती हैं। तो मैंने पिछले कुछ सालों की देखी है कि मुझे कोई पैटर्न मिल रहा है तो मुझे एक एवरेज मिली है तो उसको मैंने यूज़ किया है। ये देखें यहाँ पे है ये, तो ये मैंने क्वार्टरली वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर लिया क्योंकि पुराने ईयर के अंदर हालात थोड़े से डिफरेंट थे तो मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता था। मैंने क्वार्टर के हिसाब से कर लिया ताकि हमें ज़्यादा रीसेंट डेटा मिल सके। तो इनकी जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है ना वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। आप देखें 90% से पहले मतलब 90% जो है ना इनके रेवेन्यू जो है ना वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चला जाता था। तो फिर ये 90% है, फिर 89% है, फिर ये 85% पे आ गई और अब ये 86% पर है। तो ये यहाँ पे होवर कर रही है इसके बीच में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं हो रही हैं इनकी कंपनी के साथ कि ये जो है ये आगे भी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इनका जो है वो थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू होगा। तो मैंने इसको 86% अज्यूम कर लिया। इट मीन्स कि 86% जो इनका रेवेन्यू है वो इन चीज़ों को बनाने में लग जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चला जाएगा। तो इससे इनके कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ये हो गया। और अगर आप इसको 100 से माइनस कर दें तो आपके पास ग्रॉस मार्जिन आ जाएगी, तो वो 14% आ गई। ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया है। अगर हमने 14% इसका कैलकुलेट कर लिया तो 14% ऑफ टोटल रेवेन्यू इज़ देयर ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, अब हमने इसके अंदर सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस पे आ गए तो ये तकरीबन 1.5% ऑफ द रेवेन्यू है, ये काफ़ी स्टेबल है और ये 2 बिलियन आ गया। और अदर एक्सपेंसेस इनके 0.25% ऑफ रेवेन्यू है जो मैंने यहाँ लिख लिया। अब जैसे मैं आपको कह रहा था कि 86% जो इनका रेवेन्यू है वो चला जाता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर, बाकी इनके एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा नहीं है। तो देखिए 1.5% इनके टोटल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस हैं, अदर एक्सपेंसेस यहाँ पे कम है। हमने एफएफसी की वीडियो में देखा था कि वो 8 to 9% पे जा रहे थे, लेकिन इनके यहाँ पे एक्सपेंसेस कम है लेकिन इनकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बहुत ज़्यादा है। तो इनकी इन अ वे इनकी ग्रॉस मार्जिन और इनके नेट मार्जिन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, तो इन दोनों को माइनस किया तो हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया हमारे पास। और ऑपरेटिंग मार्जिन मैंने यहाँ पे लिख दिया सिर्फ जस्ट टू मेक दिस पॉइंट कि ये 12.25% है। तो 14% इनकी ग्रॉस मार्जिन है और ऑपरेटिंग मार्जिन इनकी 12.25% है, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। फाइनेंस कॉस्ट आ गई, फाइनेंस कॉस्ट को हमने माइनस किया जो कि तकरीबन 4 बिलियन रुपीज़ की इनको पे करनी पड़ेगी नेक्स्ट ईयर के हिसाब से। हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा, हमारे पास आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है क्योंकि तीसरा जो हमारा ट्रिगर था वो ये था कि इनका टैक्स रेट चेंज हो रहा है। टैक्स रेट क्यों चेंज हो रहा है इसकी मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। अगर ये नहीं हो रहा होता तो हम यहाँ पे सीधा सीधा लेते 39%, लेकिन अब ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं तो हम इसको डिफरेंट नंबर लेंगे। हम बताता हूँ क्या करते हैं। तो टैक्स रेट का मामला ये है कि इनके पास एक प्लांट है जो इस वक्त आई थिंक कोट लखपत के पास है लाहौर में, तो लेकिन अब वो चेंज हो रहा है। अब वो जा रहे हैं दूसरी जगह पे जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उसका एड्रेस भी मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे। तो अब वहाँ पे जब जाएंगे तो इनको 10 साल की टैक्स की छूट है। 2035 तक इनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा ऑन द थिंग्स दैट दे प्रोड्यूस इन दैट प्लांट विच इज़ लोकेटेड इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अभी ये सारी जो प्रोडक्शन है ना वहाँ शिफ्ट नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा प्रोसेस होता है। वो पूरा असेंबली लाइन्स एक्टिवेट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे शिफ्ट करेंगे अपनी प्रोडक्शन। लेकिन जब वो कर देंगे तो वहाँ पे इनको टैक्स की बचत होना शुरू हो जाएगी और ये टैक्स रेट बड़ा तेज़ी से कम होना शुरू हो जाएगा। तो इस वक्त लास्ट क्वार्टर में इनका जो टैक्स रेट आया है वो मैंने यहाँ लिख दिया 29% आया है। 39% से ऑलरेडी कम हो गया। अब मज़ीद सामान जब वहाँ पे शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, वहाँ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा तो टैक्स रेट मज़ीद कम हो जाएगा। तो मैंने इसको अज्यूम किया है 27%, कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, मैंने इसको ये ले लिया। इससे हमारा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो निकल के आ जाता है 9.6 बिलियन और हमारे नेट प्रॉफिट मार्जिन आ जाते हैं 6.86%। ये इंप्रूवमेंट है प्रीवियस मार्जिन से, वो मैं आगे आपको कंपैरिजन दिखा दूंगा। वो 4.8 समथिंग परसेंटेज की इनकी लास्ट टाइम की मार्जिन थी नेट प्रॉफिट, और अब हमारी बढ़ के 6.86% हो गई है। तो यही मैं बात आप लोगों से शुरू में कर रहा था कि इनके जो है वो मार्जिन के अंदर फ़र्क आ रहा है। आगे जाके हम इसको मजीद देख लेंगे। तो इससे हमारे अर्निंग पर शेयर हो जाते हैं तकरीबन 24 रुपये की अर्निंग बन जाती है इनकी साल 2026 के। इनका पे आउट रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं हम, 50% के करीब ये तकरीबन पे आउट कर देते हैं। तो
तो इससे इनका तकरीबन 12 रुपये के आसपास जो है ना वो डिविडेंड भी निकल जाएगा। लेकिन आप इसको रेंज में देखिएगा, क्योंकि इनकी डिविडेंड पॉलिसी इतनी ज़्यादा वो नहीं होती, तो हो सकता है ये 9 रुपये 10 रुपये दे दें, हो सकता है 60% पे आउट करके ये 14-15 रुपये तक दे दें। तो एवरेज हमने ले लिए तकरीबन 12 रुपये तक। लेकिन इसको डिविडेंड कंपनी एज्यूम नहीं करिएगा, मैंने शुरू में बताया था दिस इज़ अ ग्रोथ कंपनी, तो हम इस पर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि लोग इसको डिविडेंड के लिए परचेज़ नहीं करते और इसको इस तरह से वैल्यू भी नहीं करते। और जैसे मैंने पहले भी बताया था किसी वीडियो के अंदर कि जैसे जैसे मार्केट हमारी इस तरह से शेप में आ जाती है ना, थोड़ी बुल मार्केट जिसके पीज थोड़ा हाई होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर लोग डिविडेंड ग्रोथ मॉडल को इतना ज़्यादा फोकस करते भी नहीं है, वो पी पे वैसे ही वैल्यू करना शुरू कर देते हैं चीज़ों को। तो इस पर बात आ जाती है पी पे। पी क्या लें अब इसका? अच्छा, ये थोड़ी सी हाई पी कंपनी है, इसको 14 का पी भी मिलता है, इसको 12 का पी भी मिलता है। 14 का कम मिलता है, 12 का ज़्यादा मिलता है, लेकिन हम थोड़ा कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेके इसको 10 का पी देते हैं, ठीक है। तो 10 का जब हम पी देते हैं तो इसकी शेयर प्राइस बन जाती है तकरीबन 243 रुपीज़। करंट प्राइस से कंपेयर करें जो कि 175 के करीब है, तो इसके अंदर एक 40% की अपसाइड निकल के आ जाती है। अगर हम इसको 11 का पी देते हैं तो हमारे पास 267 की बन जाती है, और अगर 12 का पी देते हैं विच इज़ ऑल्सो नॉट अनरीज़नेबल, तो ये तकरीबन 291 की प्राइस बन जाती है। तो आप इसको यूँ समझ लें कि ये इट कैन लैंड फ्रॉम एनी वेयर बिटवीन 240 टू 290, ये इसकी रेंज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ज़रा इस जगह पे जो मैंने एक नई चीज़ क्रिएट की है आप लोगों को समझाने के लिए, थोड़ा सा और समराइज़ हो जाएंगी सारी चीज़ें, क्योंकि कुछ ये मॉडल बड़े बड़े भी हो जाते हैं ना। जस्ट टू समराइज इट अगैन, मैंने इसमें कहा था शुरू में कि 3 ट्रिगर्स है ना, तो तीनों ट्रिगर्स को जहाँ जहाँ आ रहे हैं वो मैंने रिफ्लेक्ट हो रहा है, मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया ताकि आप लोगों के लिए जो बिल्कुल बिगैनर है उनके लिए और आसानी हो जाए। तो 140 का न्यू सिनेरियो के हिसाब से वो आ जाता है रेवेन्यू, और ओल्ड के हिसाब से मेरे ख्याल से 104 बिलियन समथिंग आता है। तो ये 34% की जो है ना ईयर ऑफ ईयर टॉप लाइन ग्रोथ हमें मिल रही है, एक ये ट्रिगर है इनका। अच्छा, मार्जिन्स अगर हम देख लें 86% हो रहा है, तो यहाँ पर हमने ना 2 परसेंटेज पॉइंट्स की इनकी इंप्रूवमेंट भी आ रही है। जो पुराने सिनेरियो के हिसाब से ना तकरीबन 12% की मार्जिन इनकी बन रही थी, मैंने एज्यूम किया अब 14% हो जाएगी, तो 2 परसेंटेज पॉइंट्स की हमें यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट मिल रही है। दिस इज़ आर सेकंड ट्रिगर। और थर्ड ट्रिगर इज़ आर टैक्स रेट, तो इसमें तकरीबन 12 परसेंटेज पॉइंट्स की डिक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से ईपीएस के अंदर 50% का इंक्रीज़ आ रहा है टोटल। अगर ये सब नहीं होता, लेट्स अज्यूम कि यहाँ पर हमारे पास 12% की मार्जिन होती, रेवेन्यू हमें टॉप लाइन मिल भी जाता है ये वाला 140 ही, अगर ये कमा लेते इस साल भी, और 12% की मार्जिन को ये 14% भी कर लेते हैं, तो भी जो है ना देखें टैक्स रेट की वजह से इनका सिर्फ 20 रुपये का ईपीएस बनता। लेकिन जो असल जो बचत हो रही है ना इनकी टैक्स रेट की वजह से हो रही है। ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसी वजह से ये लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन में शिफ्ट भी कर रहे हैं। चलें, अब हम जो है हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, तीनों ट्रिगर्स को हमने लाइन आइटम के हिसाब से देख भी लिया कि किस तरह से जो है वो इम्पैक्ट हो रहा है। हम ज़रा सा ये आरिफ हबीब की रिपोर्ट को भी देख लेते हैं क्विकली। इनकी टारगेट प्राइस भी हमारे से थोड़ी सी सिमिलर आ रही है, लेकिन इनका जो है वो इनकी अजम्पशंस काफ़ी डिफरेंट हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, इस कंपनी की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती, अगर हम इन डेप्थ जाएँ इसकी तो वो चीज़ें हमें नहीं मिलती। हम ओवरऑल रेवेन्यू पे एक मार्जिन तो लगा सकते हैं, लेकिन वो अप्रोच मुझे सही नहीं लगी थी, क्योंकि इसके अंदर बहुत हर जगह पे हर लेवल पे जाके ना चेंजेस आ रही थी। तो हम बिल्कुल एंड में जाके सिर्फ चीज़ों को चेंज करेंगे ना, तो वो मेरे ख्याल से ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो इस वजह से मैंने उसको नहीं किया। तो इनमें आपको बता देता हूँ क्या क्या चेंजेस हैं। ये जो अज्यूम कर रहे हैं ना, ये 18.57 पर शेयर अज्यूम कर रहे हैं अर्निंग की। हमने जो है वो हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो तकरीबन 24 रुपये का ईपीएस आ रहा है, इनके पास जो आ रहा है वो 18.5 रुपीज़ का ईपीएस आ रहा है। तो उसके हिसाब से ये जो मल्टीपल हैं इनको, अगर ये 270 रुपीज़ की इसको वो कर रहे हैं और उसे डिवाइड करें 18.57 तो 14.5 का पीई एज्यूम कर रहे हैं। तो ये एक चेंज है हमारे मॉडल के अंदर, और इनके मॉडल के अंदर बाकी चीज़ें रफली सिमिलर ही हैं। टैक्स रेट को उन्होंने भी एज्यूम कर लिया है, हम लोअर, हमने भी एज्यूम कर लिया लोअर, बाकी सारी चीज़ें सिमिलर ही हैं। बस यहाँ पर जो है ना एक मेजर चेंज है कि इनका ईपीएस और हमारे ईपीएस में फ़र्क आ रहा है। तो आपको जो अजम्पशंस ठीक लगें आप उसके ऊपर चले जाएँ, लेकिन इनके अजम्पशंस का मसला वही है कि बहुत ज़्यादा जो है ना लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे पास, और बाकी जो इनका एनालिसिस है वो आपको पता है कि मुझे उससे इख्तलाफ ही होगा, क्योंकि उन्होंने फिर वही पुरानी वाली बातें की हुई हैं, बुक वैल्यू पर शेयर और वो सारी चीज़ें, तो वो उस बारे में हम ऑलरेडी एफएफसी वाली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो ये आप लोगों पर है कि आप इसको किस तरह से देखते हैं। सो आई थिंक दिस कंक्लूड्स आवर मॉडल, और इसके अंदर कोई चीज़ रह तो नहीं गई मेरे ख्याल से। हाँ जी, सारी चीज़ें कवर हो गई। तो आप लोग बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, और नेक्स्ट वीडियो फिर किस पे बनाएं। एयर लिंक पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती थी तो मैंने इस पे बना दी है। कुछ और रिक्वेस्ट भी हैं पाइपलाइन के अंदर हैं, उनको भी बनाने की कोशिश करूँगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट किस वीडियो में मुलाकात होती है आप लोगों से। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।